हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट हो रखा है और अब हम लोग बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते चलेंगे, केस बेस्ड स्टडीज, ताकि आपका पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन जो है वो शानदार तरीके से हो सके। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में 2 चीजों के बारे में बात हुआ। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए और सिग्निफिकेंस कैसा होना चाहिए। अगर शुरुआत में अगर बहुत पुराने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था, मैनेजमेंट कोई शब्द होता नहीं था। एक लौता बंदा था जो थोड़ा बहुत कोई बिजनेस करके चलता था, मार्केट में सामान ले जाता था, बेचता था, फिर एक तरीके से फिर कहीं और से सामान लाता था, बनाता था, बेचता था। इसी तरीके से प्रोसेस चलता था। मतलब इतना बड़ा कोई फीचर नहीं होता था, इतना बड़ा कोई स्कोप नहीं होता था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबका अपना या तो एग्रीकल्चर की काम क्या करते थे वो लोग, या तो फिर आपको देखने को मिलेगा पशुपालन। पशुपालन का मतलब एनिमल का जो पालन पोषण है उसका करके जीवन गुजारा करते थे। तो आजकल के जमाने में जो मैनेजमेंट है एक बहुत की रोल जो है वो प्ले करता है। तो हम लोग इसके नेचर और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेंगे और इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो अगर कोई भी बोलेगा, अगर मैनेजमेंट भी बोले ना, व्हाट डू यू मीन मैनेजमेंट, तब भी आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिखना है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक पूरा फुल फ्लेज प्रोसेस है जिससे हम कोई भी काम को थिंग्स गेटिंग डन या गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम टू अचीव गोल, ताकि हम किसको अचीव कर पाए, गोल को अचीव कर पाए। किस तरीके से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बस एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिवली, मतलब कम समय में हम कंप्लीट कर पाए और अच्छे से क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो बना पाए। ठीक है, बस आपको ये चीजें पे फोकस करना है। मतलब इफेक्टिवली कैसे होगा और एफिशिएंटली कैसे होगा, अभी दोनों का मतलब भी समझेंगे। बस यहाँ पर ये समझना था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फोकस, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है किस पर फोकस कर रहा है, ये प्रोसेस है, और इफेक्टिवनेस पर एफिशिएंसी। तो यहाँ पर 2 वर्ड समझना है हम लोग कि इफेक्टिव कब होता है काम और एफिशिएंट कब होता है काम। इफेक्टिव कब होता है, इफेक्टिव जब आप गोल जो है वो समय पर पूरा कर दें। आपने सोचा भाई कि 5 दिन में मुझे 5,000 जूते बनाने हैं और आपने 5 दिन में कंप्लीट कर दिया, मतलब योर वर्कर या योर स्टाफ मेंबर या जितने भी लोग हैं उन्होंने इफेक्टिव तरीके से काम करा। अगर उसने टाइम पर करा है तो टाइम से रिलेटेड मतलब क्या, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल ऑन टाइम, ऑन टाइम का। और एफिशिएंसी मतलब क्षमता का इस्तेमाल, कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस था उसका इस्तेमाल क्या हमने सही तरीके से करा या नहीं करा। तो यहाँ पर क्या, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, इससे किससे रिलेटेड है भाई, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ कीवर्ड क्या हो गया, बस आपको अगर नोट्स भी बना रहे हो भाई ऑनलाइन वाले, तो जैसे आप लोग लिखो इफेक्टिवनेस तो अचीविंग गोल ऑन टाइम, खत्म। आपको यही याद रखना है एग्जाम में। तो इसका यही मतलब है, जब भी आप लोगों को नोट्स मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा। तो जो जो मैंने सर्कल किया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई सिंपल सी बात, इफेक्टिवनेस, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मींस अचीविंग गोल ऑन टाइम, खत्म। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब राइट वे ऑफ डूइंग थिंग। और जब आप सही तरीके से काम करोगे, एक सही समय पर काम कर रहे हो और एक सही तरीके से काम कर रहे हो, जब आप सही तरीके से करोगे तो आपका जो रिसोर्सेस होगा वो शानदार तरीके से इस्तेमाल होगा, है ना। तो रिसोर्सेज मतलब क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो अगर बोला जाए इससे क्या हो रहा है भाई, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, बस मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। समझ में आया, ये चीज समझ में आया। तो हमें समझ में आ गया कि एक प्रोसेस है भाई जो एक सीरीज और सीक्वेंस में करना होता है हमें मैनेजमेंट को। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैनेजमेंट हम कंट्रोलिंग से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट में पहले प्लानिंग ही आएगा, जो आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। बस इतना क्लियर समझ के चलना है। वेरी गुड, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो इफेक्टिवनेस मतलब कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, अभी मैंने बताया इफेक्टिव। एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से कर रहे हैं। क्लियर। फिर दूसरा क्या, टू अचीव द एंड रिजल्ट, कि हम एंड रिजल्ट सही समय पर पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर
टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट, कि जितना पैसा हमारा लग रहा है उससे ज्यादा हम कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैक्सिमम कॉस्ट भी लग रहा है और मिनिमम हमारे पास पैसा रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हमेशा क्या, मिनिमम कॉस्ट जो लगना चाहिए इनपुट कॉस्ट, और मैक्सिमम जो है वो आउटपुट आना चाहिए आपका। बस सिंपल सा लॉजिक है जो कि समझ के चलना है। डूइंग द राइट टास्क, यहाँ पर क्या, सही काम को करना। अब सही काम को करोगे तभी तो आप सही समय पर कर पाओगे। मान लो कि आपको बोला गया कि भाई आप भाई पहला चैप्टर निकाले और वो बड़े वाले किताब से जितना भी संदीप गर्ग है या अलग अलग किताब है वहां से आप उठाने लगे। अब उसमें वो तो लिखा नहीं कि ये सिलेबस में है ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो ये सब सारा बगल में आपको लिखा होना चाहिए ये सिलेबस में है ये सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर अब ये चीज है जो हम सिलेबस में है वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पर बहुत सारे मतलब क्या वो आप क्या कर रहे हो, इफेक्टिव नहीं कर रहे हो। तो आपको एग्जाम के समय में क्या काम करना है, इफेक्टिवनेस दिखाना है। तो वो कब होगा, जब डूइंग द राइट टास्क। जब राइट टास्क करोगे तो इट विल बी कंप्लीट एट या इन राइट टाइम, खत्म कहानी। यहाँ पर क्या, डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, सही प्रोसेस से करना है। यहाँ दोनों में बेसिक डिफरेंस है, डूइंग द राइट टास्क और डूइंग द टास्क इन राइट वे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो समझ में आ गया हमारे पास, ये समझ में आ गया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया। रिलेशन के बीच में अगर देखा जाए, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या है, तो अगर दोनों के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि एक आपका रिसोर्स का बर्बादी ना हो, एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो, और दूसरा है कौन सा भाई, टाइम यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो। नहीं तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे छूट जाएंगे। मतलब यू हैव टू यूटिलाइज बोथ दिस इन अ करेक्ट मैनर टू परफॉर्म अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, सो यू कैन बीट अ कंपटीशन इन अ इजी वे। सिंपल सा बात है, क्लियर। तो अगर कोई भी बिजनेस होगा वो हमेशा मैनेजमेंट करेगा, और मैनेजमेंट में ये दो चीज ध्यान जरूर देगा, मतलब इफेक्टिवनेस। इसीलिए दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। अगर मान लो कि आप रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो मान लो, लेकिन आप टाइम पर कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ। अगर आप टाइम पर कंप्लीट कर रहे हो लेकिन भाई रिसोर्स जो उल्टा पुल्टा डाल के जो है प्रोडक्ट ही खराब बना रहे हो, फायदा क्या हुआ। तो आपस में देखो इनका रिलेशन क्या है, दे डिपेंडेंट बोथ, मतलब इन ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर ये मैनेजमेंट है तो ये दोनों क्या है, बैलेंस है। मतलब ये चीज बैलेंस कब रहेगा, जब ये दोनों इक्वल तरीके से इंपॉर्टेंस रोल प्ले करके चलेगा। अगर आप एक को भी ज्यादा तवज्जो दोगे तो एक आपका गड़बड़ा जाएगा। दोनों में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और वो तभी आपका ठीक रहेगा जब आपका तराजू जो रहेगा वो दोनों तरफ इक्वली वेटेड रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर अ टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के का दो पहलू मतलब पलटू राम वाला नहीं मतलब सिंपल सी बात है, वह कोई भी होगा। हमें क्या मतलब, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, मतलब सिक्का एक ही है। मतलब मैनेजमेंट वही है, मैनेजमेंट में दोनों तरीके साथ में लेकर चलना है। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप हेड की तरफ दिखाओगे तो दुकानदार 2 रुपए का सामान दे देगा, अगर टेल की तरफ दिखाओगे तो 1 रुपए का सामान देगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो ऑन विदाउट, या फिर बोला जा रहा है वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज, जैसा कि मैंने बताया। क्योंकि रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन किससे रिलेटेड है, एफिशिएंसी से। ठीक है, लास्ट बार बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, इफेक्टिवनेस से। बस समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में देखा जाए तो हमारे पास 5 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं जनरली, जो कि आपको एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, अगर कोई बोलेगा भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या क्या आता है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पीपल का मैनेजमेंट हो रहा है वहां देखो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आ रहा है, कि लोगों से कम्युनिकेट करने के बारे में बात हो रहा है और लोगों को हायर करने के बारे में बात हो रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो मैनेजमेंट 3 तरह के काम करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन मतलब चीजों को चलाता है, जैसे ऑपरेशन में क्या हो गया, प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स कर रहा है और परचेस कर रहा है। आपको सिंपल सा कि मैनेजमेंट कौन से 3 वर्क करता है, तो भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ये 3 काम करता है, प्लानिंग करके चलता है, ऑर्गेनाइजिंग करके चलता है, और कंट्रोलिंग करके चलता है।
मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग और डायरेक्टिंग करके चलता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर ऑपरेशन सही तरीके से होगा तभी तो आप एक तरीके से स्टाफ के ऊपर प्रेशर बना सकते हो, और ये तीनों जब अच्छा होगा तभी तो आप इनसे सही तरीके से काम करा सकते हो। मतलब ये दोनों बीच में क्या है, एक तरीके से दोनों को लिंक कर रहा है। अगर आपका ये सब अच्छा हुआ और यही अच्छा नहीं है तो कैसे काम होगा भाई? प्लानिंग फेल, सब चीज फेल। तो ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है मैनेजमेंट, क्योंकि वही ह्यूमन होते हैं जो कि प्लानिंग को भी बनाते हैं। तो स्टाफ, अगर स्टाफिंग अच्छा नहीं होगा या आपका डायरेक्शन देने का तरीका अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो आपसे एक तरीके से आपकी कंपनी कभी भी ढंग से चलेगी नहीं। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए भाई, थोड़ा सा देखो आगे अगर देखा जाए तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? व्हाट डू मीन बाय द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फीचर्स का मतलब गुण क्या क्या होते हैं भाई? तो पहला हो गया मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, याद रखना। वैसे फीचर्स लगभग लगभग सबके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके लगभग सेम होंगे। तो बस यार कि सबसे पहली बात है भाई, जैसे प्लानिंग आप कर रहे हो तो प्लानिंग भी गोल ओरिएंटेड होगा, ऑर्गेनाइजिंग भी गोल ओरिएंटेड होगा, स्टाफिंग भी आप अपने गोल के हिसाब से करोगे। स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सब सारे गोल के हिसाब से ही चलते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी एक तरीके से क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज परवेसिव, परवेसिव इन नेचर का मतलब है कि एट एवरी लेवल मैनेजमेंट इज नीडेड, एट एवरी लेवल मैनेजमेंट इज नीडेड। तो बस यहाँ पर ये याद रखना है कि हर एक लेवल पर मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट इज नीडेड। इसका मतलब कहाँ पर, चाहे वो लोअर लेवल हो, हायर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, तीनों लेवल में, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, तीनों लेवल पर, हर एक लेवल पर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर से मैनेजमेंट अच्छी है, नीचे की मैनेजमेंट खराब होगी तो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा भाई, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा ढंग का। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग डायमेंशन में काम करती है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार एक दिन आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो अगले दिन शांति, अरे एक दिन तो हो गया मैनेजमेंट, अब तो हो ही जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको हमेशा जो है मैनेज करके चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक बंदे का काम नहीं है, ये ग्रुप एक्टिविटी है और एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा आप मैनेजमेंट हर समय या हर सिचुएशन में कर सकते हो। आपको मैनेजमेंट हर सिचुएशन में हर अलग अलग तरीके से करना होगा, तभी आपको मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि एक सिचुएशन आया आप उसमें मैनेजमेंट एक तरीके से कर रहे हो, अब कोई दूसरा सिचुएशन आया उसमें मैनेजमेंट आप उसी तरीके से कर रहे हो। तो आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट, इसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का, है ना। तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी फंक्शन को काम करवाना पड़ेगा, तभी आपका मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करेगा। क्लियर? मैनेजमेंट क्या होता है भाई? इनटेंजिबल फोर्स होता है, जो दिखाई नहीं देता है। वो कहीं जाकर नहीं बोलते, कहीं मान लो कोई स्कूल में चले गए या फिर कहीं मॉल में चले गए, यार यहाँ पर ना वेल मैनर्ड और पूरा शानदार तरीके से यहाँ के लोग ना मैनेज करके रखें चीज़ों को, मतलब तुम्हें फील होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन यू फील दैट द मैनेजमेंट देयर वाज गुड, मतलब वहाँ पर अच्छा था, ठीक है, कि वहाँ पर बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से जो है कुछ चीज़ों को मैनेज करके रखा गया था, या लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके, ऐसा नहीं होता है कि दिमाग खराब करने वाला चीज़ है, ठीक है। तो आई होप सो फीचर्स भी समझ में आ गया, ठीक है। फीचर्स के बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने का संभावना आप मान लो कि 80 टू 90% है, 80 से 90% है कि यहां से सवाल जो है वो आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, जनरली व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है? कुछ बनने का, कुछ करने का, या फिर अपने अपने माइंड के इंटेलिजेंस को बढ़ाने का। हम लोग पढ़ते तो इसीलिए हैं ताकि हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है, रीजनिंग कैपेबिलिटी, वो बढ़े। सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट जो होता है उसकी ऑब्जेक्टिव होती है। तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। अब हर एक कंपनी का या हर एक मैनेजमेंट की टीम का एक ऑब्जेक्टिव सेट रहता है कि मेरा ये उद्देश्य करने का भाई। मान लो किसी का है तो मुझे भाई चश्मा का है, मान लो कोई चश्मा का दुकान खोला है, चश्मा कंपनी खोला है, लेंस काट है तो लेंस काटने चश्मा, तो वो भाई वो चाह रहा है कि जो लोग देखने में असमर्थ है सही तरीके से, उनको हम एक अफोर्डेबल प्राइस पर जो है चश्मे पहना सकूं, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है।
तो उसका मैनेजमेंट भी उसी तरीके से काम करेगा। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होगा भाई, एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, जिस तरफ जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी है वो चल रहा है या चलाना चाहता है। ठीक है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट हैज टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर पर उसको क्या करना होता है, वो पूरा करना होता है। तो जनरली कितने होते हैं भाई, कितने कैटेगरी, कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो देखा ना हमने कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं सारे मैनेजमेंट की टीम को पूरा करना होता है। किस किस तरीके से, किस मैनर में? ठीक है, जो कि मैनेजमेंट का हमने उसमें भी देखा था। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं एबीसी, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक बना रही है। ठीक है, एबीसी कंपनी है जो क्या बना रही है भाई, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक। तो मान लो इसका जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमें क्या बनाना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक बनानी है। दूसरा इसका सामाजिक क्या होगा कि भाई इन्वायरमेंट में जो प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण हो रहा है वो ना हो, क्योंकि हम जो है वो एक तरीके का नया इन्वेंशन कर रहे हैं। तो समाज, दूसरा ये हो सकता है कि लोगों को जॉब भी दे रहा है, तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब अपने प्रॉफिट के लिए भी वहां काम करेगा, है ना। अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अगर उसका इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो बिजनेस को क्यों करेगा। एक अपना भी तो सर्वाइवल देखना होगा कि हम भी बचे रहें, नहीं तो आप बिजनेस के चक्कर में सारा तो पैसा उड़ा तो नहीं सकते हो ना, नहीं तो फिर आपके पास बचेगा क्या, कटोरा। ठीक है, कटोरा लेके कहाँ जाओगे बेचारे। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव को एक एक कर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन चीजें, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है, द थ्री मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट आर, जो है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है, यहां पर अब देखो, यहां पर सर्वाइवल मतलब क्या, द मेन पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि वो लंबे समय तक अपने बिजनेस को बनाकर रखे किसी भी पॉसिबल तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाइव। सबसे पहले कोई कंपनी आता है तो अपने आप को क्या देखता है कि मैं सर्वाइव करूं, अगर सर्वाइव नहीं करेंगे तो दिक्कत परेशानी होगा कि नहीं होगा, तो सर्वाइवल के लिए देखता है। आप पहले जीवन में आते हो या कोई इंसान है, वो पहले किसके लिए देखेगा कि मैं यहाँ पर जिंदा बचूं। तो जिंदा बचूं मतलब वो कंपटीशन से जिंदा होने का, अगर कंपटीशन ने उसको खा गया, ये कंपटीशन के लिए वो उतना तैयार ही नहीं, वो कंपनी तो वही डूब गया। तो सबसे पहले क्या देखेगा वो ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद क्या देखेगा, प्रॉफिट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट सही तरीके से कमाए, ताकि प्रॉफिट अगर होगा तो सर्वाइव भी अच्छे से कर पाएगा लंबे समय के लिए, ग्रोथ भी कर पाएगा और अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर पाएगा। क्लियर। उसके बाद ग्रोथ, अब जैसे ही प्रॉफिट हुआ उसके बाद फिर एक ब्रांच से दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लाएगा। ऐसा तो नहीं करता शुरुआत में 10-15 प्रोडक्ट लिया है, पहले एक दो प्रोडक्ट से शुरू करता है, फिर अलग अलग लाता है, मतलब ग्रोथ पर फोकस करेगा। सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ, मतलब एसपीजी। एसपीजी कमांडो होता है ना, मोदी जी के आसपास जो घूमते हैं, बस याद करना कि मोदी जी के सर्वाइवल के लिए एसपीजी जितना जरूरी है उतना ही एक बिजनेस के लिए एसपीजी जरूरी है। एसपीजी मतलब, एस मतलब सर्वाइवल, पी मतलब प्रॉफिट, जी मतलब, बस हो गया, बस एसपीजी ऐसे याद हो गया आपको एसपीजी। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एसपीजी। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस, आपकी सेल्स को बढ़ाना, ब्रांचेस को बढ़ाना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाना, मिनिमम एम्प्लॉयज के नंबर्स को बढ़ाना है आपको, मान लो अपनी टीम बड़ी करनी है, अलग अलग तरीके से रिसर्च बढ़ाना है, तो उसके लिए आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में चीजों को फॉलो करके ले जा सकते हो। ठीक है, यहां तक कंप्लीट, हाँ या ना। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक। सामाजिक भी बहुत जरूरी है भाई। बिजनेस एक पार्ट है सोसाइटी का, अगर वो कोई भी चीज ऐसा बना रहा है जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, मान लो कि अनमोल है, गांजा बनाना शुरू कर दिया, उसे गांजा बना ऐसे पकड़ लोगे तो गड़बड़ा जाओगे, हैं। गांजा इन द सेंस
कि भाई अवैध तरीके से खेती कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तब एक तरीके से दिक्कत है, परेशानी है, बहुत दिक्कत है। मतलब वो चीज नहीं करना चाहिए, वो सोशल जो सोशली है वो बहुत हार्मफुल है। तो ये सब काम हमें नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे समाज के लिए एक तरीके से, चाहे आप कितना ही प्रॉफिट क्यों ना कमाओ, लेकिन समाज के लिए अगर गंदा है तो वो एक तरीके से अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि जो बिजनेस है वो पार्ट है सोसाइटी का, यूजेस द रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, वो किसके रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, सोसाइटी का ही तो करता है, ठीक है। एंड इट अर्न्स द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सो इट मस्ट समथिंग डू फॉर द सोसाइटी, इसीलिए उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव डील्स विद अ कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड सोसाइटी, कि समाज के लिए वो कितना कर पा रहा है अपने बिजनेस के साथ ही साथ, ठीक है। उसमें क्या, यूजिंग द इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन का मेथड इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि उससे किसी को नुकसान ना हो भाई। दूसरा है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना, समाज में आप वहाँ लोगों को जॉब वगैरह दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बिजनेस खोला है तो, ठीक है। और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट करे। अगर मान लो कोई ऐसे जगह पर अपनी इंडस्ट्री खोला है जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, और एक बड़ा सा इंडस्ट्री अगर उसने खोल दिया, मान लो अब बड़ा सा इंडस्ट्री खोल दिया, इसका मतलब अगर इन लोगों को छोटा मोटा अगर काम दे देगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, ठीक है। जनरेशन या फिर बोला जाएगा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक कम्युनिटीज, जो भी सिविक कम्युनिटीज हैं, टॉयलेट फैसिलिटी, वो सब सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, जैसे बहुत बार देखते हो ना कि ये ड्रिंकिंग वाटर या ये वाटर एटीएम इस कंपनी ने लगाया, तो समाज के लिए काम किया भाई, उस तरीके से काम किया जा सकता है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, और वेल्थ तो कमाता ही भाई, उससे जो है इकोनॉमी में टैक्स वगैरह देके वो अपना जो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर ही रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द सोशल सर्विंग प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं भाई, प्लांटेशन ऑफ ट्री, या फिर अब मान लो कि किसी की चश्मे की कंपनी है तो फ्री में, मान लो कि एक छोटे से एरिया में जाकर वो फ्री इलाज दे रहा है कि भाई आप लोग आई टेस्टिंग करा देते हैं, आपको सिर्फ बहुत मिनिमम कॉस्ट पर आपको चश्मा दिया जाएगा। एनजीओ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलकर काम करने चाहिए ताकि समाज का भला हो सके। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, ऐसा कि क्वालिटी गुड्स दे रीजनेबल प्राइस पर। तो अगर कोई केस बेस्ड स्टडीज में आ गया और उसमें लिखा गया कि क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है भाई रीजनेबल प्राइस पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज मेंशन्ड इन अबव केस, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये सब कीवर्ड है जो कि आपको समझकर चलने हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया हमें, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्सोनल, ठीक है। पर्सोनल ऑब्जेक्टिव, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव का मतलब जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो एक तरीके से शानदार तरीके से लेके चले, ठीक है। मतलब उनका भी डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ आपका कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो हो रहा है, लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी साथ में होना जरूरी है, जिसमें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैन बी कॉल्ड एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि वो कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या खुश है या नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ पीपल, लोगों से बने हुए रहते हैं, हु हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी बैकग्राउंड, जिनका अलग अलग पर्सनालिटी रहता है, अलग अलग बैकग्राउंड रहता है। तो सारे लोगों को समझकर उनकी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके आगे बढ़ाने का काम किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉयज, किस पर फोकस करता है, नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉयज के ऊपर जो है फोकस करके चलता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, यहाँ पर कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव सैलरी होना चाहिए भाई। अगर मान लो कि कोई 8 घंटे काम कर रहा है तो मिनिमम सैलरी जो है वो एक तरीके से देना चाहिए उसको, सैलरी वगैरह प्रॉपर तरीके से। प्रमोशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ताकि वो अपनी इज्जत को समाज में बता पाए भाई या फिर बढ़ा पाए। पीएस रिकॉग्निशन, लोगों के बीच में उनका एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहिए, और एक तरीके से रिस्पेक्ट फॉर कॉलीग्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स, ताकि वो सोशल नीड्स को एक तरीके से पूरा किया जा सके। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, एक ऐसा वर्किंग कंडीशन जो कि गुड एंड हेल्दी हो, और एक सेफ्टी, ताकि जैसे को होता है ना, कोई कोई जगह पर है जहां पर एक तरीके से महिलाएं जो सुरक्षित महसूस नहीं करती, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए बिजनेस को, ताकि वहां के पर्सोनल जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वर्कर्स में लूज अ इंटरेस्ट इन द वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव आर निग्लेक्टेड, अगर सिर्फ बिजनेस अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं किया, मतलब
पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट पर फोकस कर रहा है, लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज है, अगर एम्प्लॉयज पर फोकस नहीं कर रहा है तो एक तरीके से उसका बिजनेस जो है वो बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और वहां पर जो लोग हैं वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, विथ अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रखा है सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, उनको एक तरीके से जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो एक तरीके से उसमें जो है वो जोड़कर ले जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चलकर चलना है। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा इन तीनों के बीच में डिफरेंस। और यहाँ देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है भाई, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, और सोशल में इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एजुकेशन हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग इकोनॉमिक वेल्थ और प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एनजीओ और क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर अच्छी सैलरी होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, पीयर रिकग्निशन होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए और सोशल रिकग्निशन होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव तीन तरीके के और ये तीन तरीके के अलग अलग जो है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का अलग। तो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, तभी वो कंपनी जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रोथ कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो, आगे क्या है भाई, आगे धन्यवाद है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो चीजें हैं थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे और मैनेजमेंट के बारे में और भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका बिजनेस इन्वायरमेंट आएगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।